दोस्तों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम कैलाश मनहर जी के साथ हैं। कैलाश मनहर जी का वास्तविक नाम कैलाश चंद्र शर्मा है। इनके कई कविता संग्रह आ चुके हैं। कविता की सहयात्रा में सूखी नदी, उदास आँखों में उम्मीद, अवसाद पक्ष, हर्फ दर हर्फ, अरे भानगढ़ तथा अन्य कविताएं, मुरारी महात्म्य एवं मध्यरात्रि प्रलाप, ये कुछ कविता संग्रह हैं इनके। मेरे सहचर मेरे मित्र, ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र इन्होंने लिखा है। याद रहेगा कालखंड, ये शीघ्र प्रकाशित है। देश की अधिकतर पत्र पत्रिकाओं में सामयिक सामाजिक चिंताओं को लेकर इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित हो रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी इनके कई कार्यक्रम, कई आयोजन प्रसारित हो चुके हैं। फिलहाल भी ये जयपुर राजस्थान में हैं। इनकी 5 कविताओं के माध्यम से आज हम इनकी रचनात्मक यात्रा करेंगे। पहली कविता है भीतर एक मनुष्य। कविता है भीतर का मनुष्य। कालपाश में जकड़ा मेरे भीतर का मनुष्य मुक्ति के लिए छटपटा रहा है प्रतिक्षण, और हर बार कस देता है क्रूर काल कोई अलग तरह का बंधन मेरे अस्तित्व पर। न काल ही के बंधन कमज़ोर होते हैं और न मेरी मुक्ति कामना ही क्षीण होती है सतत चलती हुई इस लड़ाई में। कविता ही एकमात्र शस्त्र है साहसपूर्ण, अपनी अपूर्ण कामना के साथ ही तो मैं काल से मुक्त होने के लिए जीवित हूँ। बेहतरीन पंक्ति है। अपनी मनुष्यता में अनुभव करता हूँ मैं कविता का होना, और कविता ही बनाती है मुझे मनुष्य सदैव। कविता की संभावनाओं पर, कविता की उपादेयता पर, कविता की क्षमता पर, संभावना पर कैलाश मनहर जी अपनी इस कविता में वस्तुतः अपने होने और न होने के, अपने अस्तित्व, अपने निजत्व को सुरक्षित करने की ये खोज तलाश रहे हैं। कविता को वे केवल साहस का शस्त्र मात्र नहीं मानते, बल्कि इच्छाओं, कामनाओं, सपनों की कहते हैं कि पूर्ति है ये। कविता में सतत यात्रा एक तो सतत ही होती है, यहाँ कोई फलागम नहीं, यहाँ कोई संघर्ष नहीं। संघर्षशील रहना, जुझारू रहना, मनुष्य के भीतर की जो बेचैनी है, छटपटाहट है, वो था ही पाती है इस कविता में। तो कैलाश मनहर जी की बेहतरीन कविता थी, जिसमें वो अपनी अनुभूति से लेकर, अनुभव यात्रा से लेकर अपनी अभिव्यक्ति की यात्रा करवाते हैं। और कविता है जो मनुष्यता के, मनुष्यता के, मानवीय विवेक के प्रमाण देती है, और वही मनुष्य को मनुष्य होना संभव बनाती है। तो बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता है पशुओं के बाड़े की सफाई। पशुओं के बाड़े की सफाई करते हुए खद्दर की लंगोटी के कुछ चिथड़े मिले। किसी बूढ़े आदमी के टूटे हुए चश्मे का टुड़ा मुड़ा फ्रेम मिला, और आगे वाली दंत पंक्ति का एक दांत मिला। वहाँ बकरी की पूंछ के कुछ बाल मिले, और एक टूटी हुई लाठी का टुकड़ा मिला। पशुओं के बाड़े की सफाई करते हुए धूल में पड़ी हुई मिली थोड़ी सी करुणा। आहा, कोने में छिपी हुई मिली निश्चल मुस्कान। हे राम, लिखा हुआ एक कागज पर पुर्जा मिला। पशुओं के बाड़े की सफाई करते हुए गहरे दुख की नदी में मिली उमगती खुशियाँ। शोधार्थियों, आप समझ पा रहे हैं, आप चीन पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि वहाँ कौन मिला? बापू मिले। निस्संदेह बापू से जुड़ी वो सारी सुधियाँ, सारी स्मृतियाँ, बापू से जुड़ी हुई वो सारी बेशकीमती चीज़ें, उनकी याद दिलाते हुए, उनकी स्मृति दिलाते हुए उस पूरे संवेदन तंतु से हमें एक बार फिर से झंझकोर दिया है, जैसे एक झंकृत कर दिया है, जीवंत बना दिया है, जागृत कर दिया है। कैलाश मनहर जी उस बूढ़े आदमी के उस टूटे चश्मे कि जैसे दृष्टि चहुओर है, दृष्टिकोण खत्म होता जा रहा है, नजरिया खींचता जा रहा है। वो लंगोटी मिली जो खादी की थी, जो तिरस्कृत है, नादृत है, और जो अब किसी की नहीं। वो चश्मा मिला, वो टुड़ा मुड़ा फ्रेम मिला, वो दांत के आगे की वो उस निश्चल मुस्कान की एक दंत पंक्ति, एक दांत वहाँ मिला। बकरी जो है, जो तुच्छ है, जो आज के इस बाजार में उपभोक्तावादी संस्कृति में मिसफिट पड़ती है,
वह मिली, लाठी का वो टुकड़ा मिला जो अहिंसक है, जो हिंसा नहीं करता, वो लाठी जो सहारा देता है, जो टेक देता है, जो किसी की पीठ को ताक देता है, किसी को खड़ा कर देता है, अडिग और डोल करता है। गांधी की वो लकड़ी, गांधी की वो लाठी। पशुओं के बाड़े की सफाई में, वहाँ जहाँ कोई नहीं आता जाता, वहाँ जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती, वहाँ छिपी हुई करुणा दिखी, जो आज लुप्त प्राय है, जो आज लगातार गायब होती जा रही है। कोने में छिपी मिली बापू की निश्चल मुस्कान, जिससे हम लगातार वंचित होते जा रहे हैं। वहीं पर लिखा हुआ एक पुर्जा मिला कागज का, जिस पर लिखा था, हे राम। जो राम बापू के थे, उस राम को आज लोग छीन नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। वो सत्य, वो अपरिग्रह, वो असंग्रह, वो अहिंसा, वो सहयोग, वो सद्भाव, वो प्रेम, वो परवाह, सब कुछ तो गायब होता जा रहा है इस पीढ़ी से, इस संतति से, इस सृष्टि से। तो वो करुणा, वो निश्चल मुस्कान और वो हे राम, वो शब्द भर नहीं है हे राम, उसमें जो छिपी हुई मानवता है, मानवीय सहानुभूति और संवेदना है, उससे हम लगातार छूटते टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, हमारी संवेदना टूटती जा रही है। तो पशुओं के बाड़े में अपार सुख मिल गया, गहरे दुख की नदी में गोते खाते कवि को, रचनाकार को उमगती हुई खुशियाँ, सुख का सागर मिल गया। बेहतरीन पंक्ति थी, बेहतरीन कविता। तीसरी कविता है जैसे उम्मीद। जागने को लिखना चाहता हूँ चिड़िया की चहक की तरह, घर को लिखना चाहता हूँ नीड़ की तरह, यात्रा को उड़ान की तरह लिखना चाहता हूँ, पाँवों को पंखों की तरह और दोनों को लिखना चाहता हूँ रोटी की तरह। बेहतरीन। फिलहाल बस कविता की तरह, जबकि काल को अकाल की तरह लिखना मेरी विवशता है। अभी विवशता को लिखना चाहता हूँ जीवन की थकान की तरह, किंतु बावजूद अपनी तमाम विवशता और थकान के सुबह को लिखना चाहता हूँ जैसे उम्मीद। सुबह को लिखना चाहता हूँ जैसे उम्मीद। शोधार्थियों में प्रायः कहा करती हूँ ना कि जो रचनाकार है, जो रचयिता है, एक रचयिता वो है जो सृष्टि का नियामक सत्ता है, और एक रचयिता वो है जो उस प्रसव पीड़ा को, उस दर्द को, तकलीफ को, बेचैनी को सबब बना लेता है कविता का, जरूरी उद्देश्य बना लेता है कविता का, और अपनी इसी बेचैनी, पीड़ा को, यातना को पाल पोस कर बड़ा करता है कवि। और वह अंधेरों से निकलकर, अवसाद और पीड़ा और घुटन से निकलकर, उस संत्रास और छटपटाहट से निकलकर वस्तुतः आपके लिए उम्मीद बोता है, आपको सपने देता और दिखाता है, आपको हताश, निराश, उदास नहीं होने देता। और हर कविता यही काम करती है, हर बड़ा रचनाकार यही काम करता है कि आपको पाथेय के रूप में, आपको रास्ते पर चलने की दिशा और दृष्टि देता है, दृष्टिकोण देता है, आपको आपके राह को प्रकाशित करता है, दिखाता है कि देखो चहुओर अंधेरा है, गहरे अवसाद हैं, इन्हीं में से निकलना है और जुझारू होकर ही निकलना है। तो हर कविता उम्मीद जगाती है, जीवन उम्मीद और जिजीविषा का नाम है, और हर बड़ा रचनाकार, हर बड़ी कविता यह काम करती है। अगली कविता है शब्दों के पंछी। सतनाज मिलावे के दाने चुगने में व्यस्त, सतर्क दृष्टि से आंखें मिलाते हुए और 17 प्रकार पंख फड़फड़ाने से उड़ती हवा के झोंकों का स्पर्श पाते हुए, 70 बार चौंच डुबाकर जूठे किए गए परिंदे के पानी के आचमन से लिखी भाषा में दर्शन, अर्थ ग्रहण और उच्चारण में स्पष्ट शब्दों के पंछी मेरी कविताओं में शामिल होना चाहते हैं। हर रोज सुबह टहलते हुए शनैः शनैः मैं छत पर से झुककर आंगन में खेलते हुए बचपन के चित्र निहारता हूँ, मन की निश्चलता के लिए जरूरी। वाह, अभी तक बचे हुए हैं मेरे स्मृति कोश में बहुत से सचेत और सजीव दृश्य। साथियों, जो सुधियाँ हैं ना, ये हमारे सुधियों का संग्रहालय दरअसल हमें समृद्ध करता है। ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक चकाचौंध है, नाम, मान, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, यह सब कुछ
एक दिन नष्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। जो कोई आपसे नहीं चुरा सकता, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, झपट सकता, वो आपकी सुधियाँ हैं, बेशकीमती स्मृतियाँ हैं। और कैलाश मनहर उन सुधियों और स्मृतियों के कवि हैं। वे अपने संवेदन को समृद्ध करते हैं, अपने अनुभव को समृद्ध करते हैं उन्हीं सुधियों और संवेदन से। और वो जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं प्रकृति को लेकर, परिवेश को लेकर, अपने आसपास को लेकर, आसपास के जीव जंतु, पक्षी, फल, पुष्प, पादप, बच्चे नन्हे, उनका मासूम बचपन, तो वह सब कुछ जो अपनी जीवंतता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आसपास को चमकाता है, तिलिस्म रचता है, चमत्कृत कर देता है। कैलाश मनहर उन सबसे प्रभावित होते हैं, केवल आकृष्ट नहीं होते, प्रभावित होते हैं। और वो भीतर उनके मन में उतर जाती हैं वो बातें, और वो उन्हीं को कविताओं में रचते हैं हम सब के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, फसल के लिए, कि यह सारी सुधियाँ बेशकीमती हैं और इन्हें देखें, समझें। तो शब्दों के पंछी वस्तुतः जैसे पाल पोस कर शब्द को परवान क्या कहते हैं, पंख दिए हैं, उनको उड़ान की शक्ति दी जा रही है, उनकी संभावनाओं को और खोला जा रहा है, उनको उन्मुक्त किया जा रहा, आज़ाद किया जा रहा, और बड़े से आकाश को दिखाकर वस्तुतः उन पंछियों को के पिंजरे खोल देते हैं कैलाश मनहर, और उन्हें उड़ने देते हैं उनकी संभावनाओं के साथ, उनके सपनों के साथ। बेहतरीन कविता थी। और ये सबसे अच्छी कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिस कविता को मैंने बहुत पसंद किया, शुद्धार्थी, वो आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी और उस पर बात करूँगी। कविता है भरपूर प्रेम। पीले छींटों वाली वह भूरी तितली हमेशा सदाबहार के फूलों पर मंडराती है। पीले छींटों वाली वह भूरी तितली हमेशा सदाबहार के फूलों पर मंडराती है, और सफ़ेद धारियों वाली वह गुलाबी तितली अक्सर कनेर के फूलों के पास आती है, जबकि काले रंग का लाल बिंदुओं वाली तितली हर शाम गुलाब के फूल पर आ बैठती है। कवि प्रकृति प्रेमी है, अपने आसपास से हमेशा सजग है, और यही तो पहचान है कवि के सहृदय होने का, कवि के अधिक सचेतन, अधिक संवेदनशील होने का। तो वो अपने आसपास से जो क्यारी में खिले फूल हैं वो कब खिले, उनका सौरभ, उनकी सुगंध, उनकी मादकता कैसे पूरे परिवेश को अपने में डुबो लेती है, समो लेती है, और उसके साथ उस पर मंडराती वो तितलियाँ जो गुण ग्राहक हैं, जो सौंदर्य प्रेमी हैं, जो सुगंध प्रेमी हैं, जो गुणों पर रीझती हैं और गुणों पर आकर बैठती हैं और उनकी हो जाती हैं। कैलाश मनहर उनकी भी बात करते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ उनका अपने निश्चित फूलों की ओर उड़कर आना, निश्चित फूलों की ओर। गुण ग्राहकता भी बहुत क्या कह सकते हैं, असंभव सी चीज़ है। गुण ग्राहक होना भी दुर्लभ है, और कैलाश मनहर उसकी शिनाख्त कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ उनका अपने निश्चित फूलों की ओर उड़कर आना। मुझे अपने लिए पक्के तौर से नहीं पता, लेकिन तुम शायद इन सभी रंगों वाली तितली हो। क्या मुझ में भी तुम्हें एहसास होता है इन सभी फूलों की खुशबू और रंगों का? क्या इसलिए हम भरपूर प्रेम करते हैं हमेशा कि छूट न जाए कोई रंग या खुशबू? आहा, प्रेम कविता है शोधार्थियों। प्रेम में डूबे रहना, संलग्न रहना, निमग्न रहना और सराबोर रहना। और प्रेम वही है जो डूब कर विस्तार पाए। प्रेम वही है जो गहराता जाए, जितना पढ़ता जाए उसमें, जितना डूबता जाए उसमें, वह उतना अधिक उन्मुक्त हो जाए, सुगंध से, रंग से लबालब हो जाए और अपने आसपास को, चहुओं को रोशन कर दे। प्रेम पर विश्वास और भरोसा जगा दे, सबको प्रेम करना सिखा दे। तो क्या हमारी संलग्नता, क्या हमारा जुड़ाव, क्या मैं वही फूल, वही रंग, वही खुशबू हूँ कि तुम मुझ में निमग्न रहना चाहती हो पूरे जीवन, कि तुम मुझ में डूब जाना चाहती हो,
कि तुम्हें बार बार मेरी ही सुध और मेरी ही तलाश होती है। बेहतरीन कविता सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।